क्या ये सही है कि आपने 2000 से ज़्यादा लोगों को घर 6 साल के अंदर ही दे दिया है? जो लोग बिहार यूपी से आते हैं, जो पूरब से आते हैं, रेंट पे रहते हुए वो ये सोच रहे हैं कि अगर इतना ही ईएमआई देने के बाद दिल्ली में अगर कोई घर मिल जाए तो कमाल ही हो जाए। द्वारका मोड़, उत्तम नगर जैसी जगहों पे आप ये कहते हैं कि आप 1-2 लाख रुपया लेकर के आइए और आप उसको घर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि केवल एक सपना है, सब्ज बाग है ये? आप जाइए, घर पसंद कीजिए और 10 दिन में अपने घर में आ जाइए। लोन 7 दिन में आपका हो जाएगा, रेडी टू मूव होता है। लोन करवाएं मतलब आप लोग करवाते हैं कि उनको खुद से करवाना पड़ता है? लोन से लेके, रजिस्ट्री से लेके, हैंडओवर से लेके, पोजीशन से लेके सिर्फ सारी चीज़ें हम ही लोग करके देते हैं। मतलब आपने भी एक एसोसिएट से फाउंडर तक का सफर तय किया है? बिल्कुल सर। मैंने जब स्टार्ट की थी सर, OLX से 1000 का टेबल खरीदा, प्लास्टिक की चेयर लगाई और लैपटॉप सामने रखा। अच्छा। और शुरुआत कर दी। चलो, जगह तो बड़ी अच्छी है यार, बड़े कम में 20-25 लाख में दे रहे हैं, 35 लाख में दे रहे हैं। दिखाता एक चीज़ है, एग्रीमेंट वगैरह करता है, जब लेने जाता है तो उसको कुछ दूसरी चीज़ दे देता है वो। जब मैं घर देता हूँ ना सर लोगों को और चाबी दे रहा होता हूँ तो आंख में आंसू आ जाते हैं। घर सही मिलेगा यहीं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में पता नहीं कैसे ड्रीम पूरा हो गया। ये पकड़िए रजिस्ट्री के पेपर। क्या मतलब सर, कुछ ऐसा दबा हुआ है क्या आपके दिल में भी? सर सर्वेश जी, बहुत मेरा खुद का घर था एक्चुअली, वो फूस का था, उसमें पानी चूता था तो मम्मी पापा बर्तन लगा देते थे। हमारे पापा को भी लोग ताना मारता था कि देखते हैं बेटा को पढ़ा लिखा के ना कलेक्टर बना देगा। सर कलेक्टर तो नहीं बन पाया, बट हाँ बड़ा अच्छा फील होता है जब मैं किसी को घर की चाबी देता हूँ। ये आपकी घर की सारी कीज़ हैं। थैंक यू सो मच। कई बार जब वक्त बदलता है ना तो वो इमोशनल कर देता है, ये मैं समझ सकता हूँ। सर होता है ये। सबसे कठिन प्रक्रिया एक बिल्डर के लिए क्या होती है? अच्छा है सर, सर्विस बाबू आपने अच्छा सवाल पूछा। अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या उनको बिजनेस कम मिल पाता है? 1 तारीख को रेंट के लिए आ जाएंगे, जब रेंट नहीं है तो उल्टा पुल्टा बोलेंगे, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो बोलेंगे भैया खाली कर दो। हर साल वो रेंट बढ़ा देंगे। आप लोग फ्लैट बनवाते हैं तो क्या इसको वास्तु का ध्यान रख के बनवाते हैं? सर पूरी तरह। सरकारी नौकरी है नहीं किसी के पास, सबके पास प्राइवेट नौकरी होती है, लोन लेकर लोग घर लेते हैं। मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई दिक्कत हो जाती है, जो बाहर है उन्होंने घर लिया और उन्हीं को कुछ हो गया तो EMI कौन देगा? जब हम घर की कल्पना करते हैं तो सिर्फ 4 दीवारों की कल्पना और एक छत की कल्पना नहीं करते, बल्कि एक सपना देखते हैं, एक ड्रीम देखते हैं कि हमारा घर ऐसा होगा। और जब हम अपनी जगह ज़मीन छोड़ करके किसी बड़े शहर में आते हैं तो इस सपने को बुनने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग घर लेने के लिए उतरते हैं तो कई बार दाव और पेच में फंस जाते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई लुट जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या जानकारी का अभाव होता है या ये बेचने वाले लोग थोड़े से चतुर होते हैं, या मैं कहूँ कनिंग होते हैं? वो इसलिए कि पिछले 10 साल का आंकड़ा जब उठा करके आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें निकल के आएगी। लेकिन इसी में कुछ लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जब आप उनकी जगहों पे जाएंगे तो हज़ारों टेस्टिमोनियल ऐसे मिलेंगे जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि अगर ये ना होते तो हमारे पास घर नहीं होता। ऐसा ही एक नाम मेरे सामने निकल के आया और जब मैं उन पर रिसर्च करना शुरू किया या जानने की कोशिश की तो पता चला कि शुरू में तो उनके सर पे ही छत नहीं थी, इसलिए वो उस छत की कीमत जानते थे। और जब वो दिल्ली में आए तो मात्र 6 सालों में 2000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने घर डिलीवर किया। मैं बात कर रहा हूँ M सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक मुकेश कुमार की। और आज वही हमारे साथ हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और ये बताते हैं कि अगर आप भी घर लेना चाहते हैं तो किन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है और किन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। तो आइए स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सर थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके स्टूडियो में आएँ, बैठें और आपसे बातचीत करें। मुकेश जी, एक बात बताएं, क्या ये सही है कि आपने 2000 से ज़्यादा लोगों को घर 6 साल के अंदर ही दे दिया है? सर बिल्कुल सही है और ये सारी चीज़ें जो हमारी सोशल मीडिया हैंडल है उस पर देख सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। आगे बढ़ने से पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार और फ़ायदेमंद होने वाला है उन लोगों के लिए जो दिल्ली में अपना घर लेना चाहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हुए वो ये सोच रहे हैं कि अगर इतना ही EMI देने के बाद दिल्ली में अगर कोई घर मिल जाए
तो कमाल ही हो जाए। तो वैसे लोग जो जद्दोजहद में हैं, जिनके पास 1 से 2 लाख रुपए हैं और चाहते हैं कि दिल्ली में उनका अपना घर हो जाए, बट उनको सही साथ, सही भरोसा, सही कंपनी, सही जगह नहीं मिल रही है, वैसे लोग को सर आज आपके इस पॉडकास्ट से बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुकेश जी, एक बात बताएं कि आज के डेट में जब कोई घर लेने जाता है ना, जी। और खासकर पूरब से जब आता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि 50 लाख, 1 करोड़ से नीचे 2 BHK की क्या बात करें। अगर बहुत कम में भी बात करें, जी। एक औसत भी बात करें, तो 30 लाख से 50 लाख तक तो जाता ही है। जी। ऐसे में आप द्वारका मोड़, उत्तम नगर जैसी जगहों पे आप ये कहते हैं कि आप 1-2 लाख रुपया लेकर के आइए और आप उसको घर दे रहे हैं, ये कैसे संभव है? मतलब ऐसा तो नहीं कि केवल एक सपना है, सब्जबाग है ये? सर बिल्कुल सपना नहीं है, ये 100 क्या 1000% सच है। मैं खुद जो बोल रहा हूँ, जो मैं हमारे व्यूअर हैं जो आपको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा वो मेरे पे विश्वास न करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे, इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे हज़ारों फ्लैट की वीडियो है, हज़ारों क्लाइंट के टेस्टिमोनियल हैं जिनको ऑलरेडी हमने घर दे दिया है। सर शुरू में जब मैं अपने घर से निकला, मैं बहुत आप कह सकते हैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। हमारे घर पे जो मेरा खुद का घर था एक्चुअली वो फूस का था, उसमें पानी चूता था तो मम्मी पापा बर्तन लगा देते थे। तो तभी ये सोच लिया था कि चलो आज मैं फूस के घर में रह रहा हूँ, खुद अच्छा तो होना ही है, साथ में जो लोग का सपना है स्पेशली मेट्रो में रहने का, दिल्ली में जो घर लेना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग बिहार यूपी से आते हैं, जो पूरब से आते हैं, वो चाहते हैं चाहे एजुकेशन के लिए हो या हेल्थ के लिए हो कि उनका दिल्ली में अपना घर हो जाए, लेकिन बजट नहीं होता है सर। तो हमने सोचा कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बन रही है, और वो भी ऐसा नहीं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में हो, वो रेडी होना चाहिए, रेडी टू मूव। आप जाइए, घर पसंद कीजिए और 10 दिन में अपने घर में आ जाइए, लोन 7 दिन में आपका हो जाएगा। तो हमने फिर R&D करना शुरू किया, तो पता चला कि वेस्ट दिल्ली में उत्तम नगर द्वारका मोड़ में आप इस तरह का जो सपना है लोगों का वो पूरा कर सकते हैं। तो बिल्डर फ्लोर पे हमने काम करना शुरू कर दिया, और वो बिल्डर फ्लोर हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि 1 BHK हमारे पास 18 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 2 BHK तकरीबन 25 लाख से स्टार्ट होता है, 3 BHK सर 35 लाख से स्टार्ट हो जाता है अभी की मैं बात कर रहा हूँ, और 4 BHK हमारा तकरीबन 60 लाख से स्टार्ट होता है। डाउन पेमेंट 1 BHK की अगर मैं बात करूँ, अगर किसी के पास 1 लाख भी है तो 1 लाख दे के वो 17 लाख लोन करवा सकते हैं। और जहाँ पे सर ये घर होता है ना सर्विस, उसके आसपास सारी सुविधाएं होती है। मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, ई रिक्शा, सारी सुविधाएं, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सारी चीज़ें होती हैं। तो सर ये सिर्फ सपना नहीं है, अपना घर लेने का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम लोग का एम सानवी रियल एस्टेट का एक कदम है, एक प्रयास है, जिसके कारण हम लगे हुए हैं, और जो दिल्ली में घर लेना चाहते हैं उनको हम घर दे रहे हैं। मतलब ये हौसला कैसे आया कि आप ऐसे घर से आते हैं जहाँ छत भी नहीं थी और लोगों को छत बना रहे हैं? बड़ा पैसा लगता है इसमें, तो ये किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं आप? कैसे लोगों के बीच में लेकर के आते हैं? एक्चुअली सर यहाँ क्या होता है, बिल्डर फ्लोर में आप 50 गज पे भी घर बना सकते हैं, 50-50 गज के 4 फ्लोर बनते हैं, या वो 400 गज की भी सोसाइटी हो सकती है, 400 गज में आप तकरीबन 16 फ्लैट बना दिए। तो वैसे करके एक हमने प्लॉट, जैसे मैं कितने प्रोजेक्ट एम सानवी रियल एस्टेट के खुद भी हैं और कितने हम टाइप्स करते हैं, तो जिनके साथ भी हम टाइप्स करते हैं उसके पहले हम खुद ही सर लीगल टेक्निकल चेक कर लेते हैं लैंड के कि वो कैसे है, क्या है। फिर जो फंडिंग होती है, कितनी बार तो बैंक से कंस्ट्रक्शन लोन लेके होती है और कितनी बार वो सेल्फ फंडेड होता है। तो उस तरह से चीज़ें बना के रेडी करके फिर हम क्लाइंट्स को देते हैं। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई मुझको कि आप अपना तो बना के बेच ही रहे हैं, लेकिन जो बिल्डर अपना बेच नहीं पा रहा है उसका भी लेकर के आप बेचते हैं। करेक्ट। तो ये तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में कमाने का मौका भी है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे दूसरे लोग भी कर सकते हैं अगर कोई टैलेंटेड है तो। बिल्कुल कर सकते हैं सर, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा सर ये है जैसे मैंने किया था। मैंने जब स्टार्ट की थी सर, OLX से 1000 का टेबल खरीदा, प्लास्टिक की चेयर लगाई और लैपटॉप सामने रखा। अच्छा। और शुरुआत कर दी।
कॉल्स करना शुरू किए, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, वहाँ से लीड जनरेशन आप कर सकते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मोबाइल में फ़ोन नंबर है, उनको लोग टच कर सकते हैं और उनको फ़ोन करके बता सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, और वहाँ से उस चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब आपने भी एक एसोसिएट से फाउंडर तक का सफर तय किया है। बिल्कुल सर। अपनी मैं जर्नी बताऊँ तो अगर आज 6 साल पहले की बात करूँ, हमारे पास पैसे नहीं थे सर। अगर मैं अकाउंट में बताऊं तो 1.5 लाख रुपए थे, और अपने आप को 3 महीने का टारगेट दिया था कि 3 महीने में मुझे कुछ ना कुछ करना है, अदरवाइज़ फिर क्या ही करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, 3 महीने का अपने आप को टारगेट दिया। OLX से 1000 का टेबल खरीदा, 2 प्लास्टिक के चेयर थे, जो कोको कोला की बोतल आती है 2 लीटर वाली, उसमें पानी लेके आते थे, खुद ही झाड़ू लगाते थे, है ना। उसके बाद ये है कि हाँ, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, शिद्दत से काम करना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ना बीच में ही छोड़ देते हैं सर। तो हम लगे रहें। पहले महीने डील नहीं हुई, दूसरे महीने नहीं हुई सर, तीसरे महीने ना मैंने 4 डील की। अच्छा। और उसके बाद जब 4 डील की, तो रियल एस्टेट में सबको पता है सर, अगर आप एक फ्लैट बेचते हैं ना तो एटलीस्ट लाख रुपये तो आप कमाएंगे। तो 4 लाख रुपये बहुत बड़ी बात होती है एक न्यू जो स्टार्ट करता है बिजनेस। हाँ, जिसके घर पे छत ना हो उसके लिए तो 4 लाख बहुत बड़ी बात है सर। फिर उसके बाद सर हमने एक छोटा सा ऑफिस ले लिया, मतलब जो जितना मेरा छोटा सा ऑफिस था उससे थोड़ा बढ़ा लिया। एक स्टाफ हमने रख लिए, एक रिसेप्शन पे बैठने के लिए जो एम्प्लॉई है वो हमने रख लिया, और वहाँ से धीरे धीरे हमने जर्नी शुरू की। तो कोई भी कर सकता है सर। हाँ, इसको यही माने, अगर मैं कर सकता हूँ ना सर, तो कोई भी कर सकता है। मतलब जो लोग देख रहे हैं और उनको लगता है कि रियल एस्टेट में काम किया जा सकता है, तो काम करने वाले के लिए काम बहुत आसान भी है कि मतलब कोई 6-7 साल में अपनी कंपनी का फाउंडर बन के 2000 घर भी डिलीवर कर सकता है आपकी तरह। बिल्कुल कर सकता है सर, बट शिद्दत से लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, और खुद में विश्वास होना चाहिए। कितने लोग सर बीच में ही छोड़ देते हैं, जब 1-2-3 महीने जब काम नहीं होता है ना, तो उनको लगता है नहीं होने वाला है और छोड़ देते हैं, और वहीं से सर सपना वो टूट जाता है। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि जैसे आपने भी शुरुआत जब की होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि टेबल रखे जी, तो जब कोई घर लेने जाता है या ज़मीन लेने जाता है ना, तो सबसे पहली जो फंसने का ट्रैप होता है ना, उसका वही होता है। तो जब कोई ऐसा कुछ लेना चाहे तो उसको क्या क्या चेक करना चाहिए शुरू में? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, सबसे पहले जो बायर्स घर खरीदना चाहते हैं ना, उनको R&D करनी चाहिए, पहले रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च में वो देखें कि पहले किसके पास जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं वो डेवलपर, बिल्डर, रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, बैकग्राउंड कैसा रहा है, पहले उन्होंने कोई चीज़ डिलीवर किया है कि नहीं। उसके बाद उनके सोशल मीडिया पे चले जाएं, डिजिटली आजकल सब लोग अवेलेबल हैं, उनका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, और सबसे अच्छी चीज़ वो गूगल रिव्यू देखें, क्योंकि गूगल रिव्यू में कस्टमर बोल रहे होते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो देखें। उसके बाद जो प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक करें। बहुत लोगों को नहीं आता होगा सर चेक करने, बट ऐसे समझिए ना सर, 30 लाख की हम चीज़ खरीद रहे हैं, एडवोकेट को हम 3000 दे के हम चेक करवा सकते हैं। तो घर खरीदने से पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर कोई बायर अगला कदम बढ़ाते हैं, तो सर उनको कहीं ना धोखा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, और वो सही चीज़ खरीद सकते हैं, और सही लोगों के पास पहुँचिए। आजकल देखते हैं ना कि बिल्डर फ्लैट में कई बार लोग बुक तो कर देते हैं जी, लेकिन वो उनको मिल ही नहीं पाता है, या वो बन ही नहीं पाता है, या किसी केस में उलझ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं, आप तो लोग तो बना के शायद देते हैं। मेरे यहाँ तो सर पहले जो आपने पूछा मैं उसका आंसर दे देता हूँ, फिर अपने पे भी आऊँगा। कुछ बिल्डर्स हैं सर जो फ्लैशी विज्ञापन देते हैं कि 2 साल में हम पोजीशन दे देंगे, कम किफ़ायत है, ये डिस्काउंट है। उसके बाद कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो अपने कमीशन के चक्कर में किसी को बिना प्रॉपर्टी का पेपर चेक किए हुए किसी को घर दिलवा देते हैं। तो सर कुछ एक ही किस्सा ऐसा है जिसमें ये चीज़ें होती हैं, और ये सर सब जगह है। अगर आप ऐसे देखें ना, डॉक्टर अगर एक कोई गलत ऑपरेशन कर दिया तो बहुत हल्ला हो जाता है, कोई पुलिस वाला करप्ट हो गया तो पूरा पुलिस महकमा इसमें आ जाता है। तो वैसे ही सर बिल्डर और ब्रोकर में भी है कि अगर 1-2 लोग गलत करते हैं ना तो सबका नाम खराब होता है, लेकिन पूरा रियल एस्टेट चल रहा है तो सर इसमें बहुत सारे अच्छे बिल्डर भी हैं सर, अच्छे ब्रोकर्स भी हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छा घर भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि लोग को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए, और लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तभी लाखों सर फ्लैट भी बिक रहे हैं और घर बिक रहे हैं और लोग अपने घर में जा भी रहे हैं।
अब आइए हम अपनी बात करते हैं। हमारे यहाँ तो सर अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ होता नहीं है। सबसे पहले हम घर बना ही देते हैं, पूरी अच्छा। बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। पूरा फर्निश्ड कर देते हैं, उसमें सैम्पल फ्लैट बनाते हैं। सैम्पल फ्लैट की वीडियो हम लोग अपलोड कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे। उसके बाद जैसा हम दिखाते हैं, जब क्लाइंट विजिट करते हैं तो एक्चुअल उनको वही चीज़ दिखता है। तो हमारे यहाँ तो वो झंझट ही खत्म है सर। लोग आएँ, एक्चुअल फ्लैट देखें, अगर उनको पसंद आ रहा है तो 1 सप्ताह में लोन करवाएं और 10 दिन के अंदर अपने घर में जाए, रेडी टू मूव होता है सर। लोन करवाएं मतलब आप लोग करवाते हैं कि उनको खुद से करवाना पड़ता है? सर हमारे यहाँ वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्लाइंट्स आएँ तो सारी असिस्टेंट हम ही लोग देते हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आएँ, घर पसंद करें, लोन से लेके, रजिस्ट्री से लेके, हैंडओवर से लेके, पोजीशन से लेके, सर सारी चीज़ें हम ही लोग करके देते हैं। और बाद में अगर ऐसे जो फ्लैट आपने भेज दिया उसमें रहने वाले 4 लोग हैं, एक बार एक बिल्डिंग में कितने लोग होते होंगे? सर कितनी बार तो एक बिल्डिंग है उसमें 8 फैमिली होती है, कितनी बार 16 फैमिली होती है, कितनी बार 24 फैमिली होती है। तो क्या ये आपकी कोई गेटेड कॉलोनी होती है या ऐसे आप लोग बना देते हैं, उसका कोई RWA बाद में कौन मेंटेन करेगा? होता है सर, जब बड़े नंबर्स ऑफ फ्लैट ज़्यादा होते हैं, सपोज करिए 24 फ्लैट हमने बना दिया, तो वो पूरी एक सोसाइटी बन जाती है जिसमें गार्ड रूम होता है, CCTV कैमरा है सर, प्रॉपर वेटिंग एरिया होता है, लाउंज होता है, लिफ्ट लगे हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब बड़े साइज़ का प्लॉट लेके जब हम लोग बनाते हैं या उस पर हम काम करते हैं, लेकिन जो छोटा प्लॉट होता है, सपोज करिए 100 गज का है, तो उसमें अगर हमने 4 फ्लैट बनाए 100 गज के 3 BHK, तो उसमें जो 4 फैमिली हैं उन्हीं के बीच से एक RWA निकलता है और वही उस बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं। और ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर 4 फ्लोर का घर है तो पता चले कि अगर उसी में एक RWA का है तो फिर चारों मिलके त्यौहार मनाएं, मिलके साथ रहें, झगड़ा भी होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि एक से लड़ेंगे दूसरों के रास्ते बंद हो जाएंगे। और 4 ही फैमिली होती है सर, बहुत अगर हो गई सर तो 12 फैमिली हो गई, तब भी उनको मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, जब लोग इस तरह का फ्लैट लेने आते हैं, घर लेने जाते हैं, जो बायर फर्स्ट टाइम जाता है जी, उससे सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? मतलब सबसे बड़ी कहिए या उनसे गलती कहाँ होती है जहाँ फंसने के चांसेस होते हैं उनको? जब बायर घर से निकलते हैं ना, तो सर मैक्सिमम बायर जो मैंने देखा है वो सेंटिमेंट्स पे काम करते हैं, भावनाओं से जुड़ के और चीज़ें खरीद लेते हैं। वो R&D नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं कि किससे खरीदना चाहिए, किससे नहीं खरीदना चाहिए। मैं 2-4 पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब भी जो हमारे व्यूअर हैं वो घर लेने जाएं तो सबसे पहले जिसके पास जा रहे हैं ना, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करें। उन्होंने कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दी है, कैसा उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, जिनको उन्होंने घर बेचा है वो क्लाइंट उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका गूगल रिव्यू क्या बोल रहा है, उनका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो क्या बता रहा है। जब ये सारी चीज़ें वो रिसर्च कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम जिससे घर खरीदने जा रहे हैं वो सच में उससे घर खरीदने के लायक हैं या नहीं। पहली चीज़ ये सर। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बायर होते हैं ना, वो अपनी फ्यूचर नीड को नहीं देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक कपल आए, वाइफ और हस्बैंड, उन्होंने अभी 1 BHK ले लिया, बट वो फ्यूचर नहीं देख रहे हैं कि बाद में बेबी भी होगा, तो 1 BHK के जगह पे उनको 2 BHK लेने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर नीड वो नहीं देखते हैं। या जब घर लेना उनको होता है, लोन करवाने हैं, तो सीधा वो सोचते हैं कि लोन ले लेंगे, बट लोन के अंदर भी सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके प्रोसेसिंग फ़ी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पे R&D करने के बाद ही एक फ्लैट को बाई करना चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि सपनों का घर होता है, कहीं पैसा मामला फंस जाए। आप बता रहे तो मुझे एक चीज़ सोच करके मतलब वो हो रहा था कि आप बार बार ये कह रहे थे कि किसी को जानने के लिए उसके अतीत में जाने की ज़रूरत है, और आप पहले ही सोशल मीडिया पे आप इतना काम कर चुके हैं कि कोई आपके यहाँ आए तो इससे पता लगा लें। पता लगा ले सर, वो बहुत ईजी है सर हमारे बारे में। यानी कि आज के डेट में कोई भी बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो उसको अपनी सोशल प्रेजेंस और सोशल क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे बिजनेस किसी भी तरह का हो। करेक्ट है सर। आज आप कुछ भी कर रहे हो, मैं चूँकि रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ तो रियल एस्टेट के संदर्भ में बात करूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं ना, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई भी आपको देख सकता है। या अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पहले वाली चीज़ें नहीं रहेगी सर कि आपने होर्डिंग लगा दी, पेपर में ऐड दे दिया। अब पेपर में आप ऐड देंगे, पूरे पेपर में हम पूरे पेज का ऐड देते हैं सर, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है वो। उतना ही खर्चा अगर हम डिजिटल मीडिया पे करें
तो बहुत लोगों तक पहुंचा जा सकता है, रीच हमारी बहुत बढ़ जाएगी। पते की और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं वो भी लोगों को दिखेगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं सर वो भी दिखेगा। ताली भी मिलेगी, गाली भी गाली मिलेगी। मिलेगी, दोनों मिलेगी सर। और हमें सर इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ है। मैं सोशल मीडिया पे आया सर, हम अच्छा कर रहे हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, तो लोगों को दिख रहा है और उससे जो कस्टमर है वो फ़ोन कर रहे हैं और वेस्ट दिल्ली में आके अपने जो सपनों का घर है उसको पूरा कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और मैं देखता हूं कि आप सारा पैसा खुद ही बचा लेते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट में टीवी और अखबार के पास नहीं जाते हैं। एक टैग लाइन आपकी बड़ी वो ट्रेंड होती है वो कुछ ऐसे है, सही क्या वो आप बताइएगा, कि घर मिलेगा यहीं सही, ऐसे करके कुछ। और तो घर सही मिलना इतना रेयर क्यों है, क्या है वो लाइन, क्या है आपकी टैग लाइन? सर थोड़ा मैं करेक्ट करता हूँ इसको। हमारी टैगलाइन है घर से ही मिलेगा यहीं। ओके। और सर इस पे हम परफेक्ट उतर भी रहे हैं। इसका सर मैं रीज़न बताता हूँ। हमारे यहाँ जो कस्टमर जो बाहर आते हैं उससे पहले वो घर देख लिए होते हैं कि वो कैसा घर देखने जाते हैं। कैसे? यूट्यूब पे सर 10 से 12 मिनट की हमारी प्रॉपर्टी की पूरी टूर होती है जो हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है। जो लोग इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, दिल्ली में हैं या अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो वो हमारी वीडियो से रेगुलर देखते रहते हैं, क्योंकि महीने में तकरीबन 30 वीडियो सर हम अपलोड करते हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जर्सी मकान, इंडिपेंडेंट हाउस, अलग अलग टाइप्स के 30 वीडियो? हाँ सर, हर एक दिन के गैप पे अपलोड होता है। तो जिनको भी घर खरीदना है, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो देखते रहते हैं और अगर उनको कोई चीज़ पसंद आता है तो वो सर कॉल करते हैं कि मैंने सर की ये वाली वीडियो देखी थी और हम घर लेने आना चाहते हैं, कहाँ पे क्या है कैसे है, वो इंक्वायरी करते हैं। अब वो जो कॉल्स आती है सर, हमने कॉल सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। फिर क्लाइंट जब आते हैं विजिट के लिए, ये मैं बता रहा हूँ घर से ही मिलेगा यही, उसका प्रोसेस कैसे है। जब क्लाइंट विजिट के लिए हमारे ऑफिस में आते हैं तो सर सबसे पहले हम उनकी नीड एनालिसिस करते हैं, उनका बजट जानते हैं। एक प्रॉपर सर हमने फॉर्म बना रखा है जिसमें हम फिल करवाते हैं आपको लोन कितना चाहिए, आपका बजट कितना है ना, मेट्रो से कितना डिस्टेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उनसे पूछते हैं और उसी बेस पे हम उनको उनके सपनों का घर दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब एक चीज़ और भी यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगर किन्हीं का बजट 25 लाख का है तो 25 लाख में मेरे पास रेडी टू मूव इन फ्लैट तकरीबन 45 है सर। अच्छा। लेकिन एक दिन में तो मैं 5 ही दिखा पाऊंगा या मेरी जो टीम है वो 5 ही दिखा पाएगी, तो हम 5 या 6 या 7 फ्लैट उनको दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। फिर उसमें से उनको एक चीज़ पसंद आता है, वो आके फाइनली उस फ्लैट को ओके कर देते हैं। फिर हमारी जो टीम है लोन डिपार्टमेंट की, वो उनसे मिलती है, लोन का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे लोन होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, सारी चीज़ें हम उनको क्लियर करते हैं। उसके बाद सर रजिस्ट्री की डेट हमारे ऑफिस में बैठ के ली जाती है। जब रजिस्ट्री की डेट आती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उनकी रजिस्ट्री करवाई जाती है। रजिस्ट्री करवाने के बाद हम उनको घर हैंड ओवर करते हैं। हैंड ओवर करने से पहले, पोजीशन देने से पहले उनको सारी चीज़ें चेक करवा देते हैं कि सब चीज़ ओके है। और उसके बाद सर मेरा खुद का मेरा काम आता है, मैं उनके घर जाता हूँ या उनको मैं अपने ऑफिस बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपकी पूरी जर्नी कैसी रही। हमारे जो लोन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट्स है, सब ने आपका कैसे साथ दिया। और जो वो रिव्यू हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंट की तरफ से आता है, हम उनको फैमिली मेम्बर बोलते हैं एक्चुअली, वो मैं अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता हूँ, जो कोई भी देख सकता है सर, है ना, वो पब्लिकली है। वैसे भी सर कम से कम 500 वीडियो डली हुई होगी। तो इन सारे प्रोसेस से जो घर खरीदने वाले हैं उनकी जर्नी को बहुत आसान बना देता हूँ। इसीलिए हमने टैगलाइन रखा है, घर से ही मिलेगा यही। अच्छा, ठीक है, ये तो समझ में आता है। एक बड़ी दिक्कत ऐसी आती है, मौका मिला आपसे पूछने का तो पूछ लेता हूँ मैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं, और आपका जो फ्लैट लेता होगा वो नौकरी पेशा आदमी होगा, सरकारी नौकरी है नहीं किसी के पास, सबके पास प्राइवेट नौकरी होती है, लोन लेके लोग घर लेते हैं। बाद में अब मान ली नौकरी चली गई या कोई दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि आपके यहाँ ऐसे केस हुए होंगे, क्योंकि आपने अगर 2000 घर दिए तो जरूरी नहीं कि सबका स्मूथ चल रहा हो। क्योंकि आप लोन की बात कर रहे थे तो मुझे ये याद आया। तो ऐसे केस में आप लोग भी कोई सपोर्ट करते हैं या लोगों को कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि आप तो बिल्डर हैं, लेकिन लोगों को कैसे डील करना चाहिए इसको? सर ये ना आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो भी हमें देख रहे हैं ना,
उनके दिमाग में भी ये बात होगा कि हमने लोन ले लिया और अगर नहीं दे पाए हाँ। तो कैसे, यही सवाल सर आपने पूछा है। हाँ। इसमें सर ये है कि जैसे ही अगर आपकी जॉब नहीं रही, जो सुन रहे हैं मुझे, आपकी जॉब नहीं रही, आप पे ईएमआई चल रहा है, तो आप क्या करें, सबसे पहले बैंक के पास जाएं, उनको क्लियर बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो आपका जो टेन्योर है या ईएमआई है उसको रीस्ट्रक्चर्ड कर देते हैं। पहली चीज़ वो ये होती है। अच्छा। दूसरा, बैंक के पास ऑप्शन होता है मोरेटोरियम या वो ईएमआई हॉलीडे बोलते हैं, वो देते हैं। इसमें ये होता है कि 3 से 6 महीने का वो आपको या तो ईएमआई माफ़ कर देते हैं या उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। 2 चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ सर वो ये कर सकते हैं कि ईएमआई अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो उस घर को रेंट पे दे दें और जो रेंट आ रहा है उससे वो ईएमआई दे दें। और इसके अलावा एक चीज़ और भी आता है जो हर घर लेने वाले को करवाना चाहिए, वो होता है सर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान। अच्छा। या होम लोन, इसको ऐसे बोल सकते हैं, होम लोन प्रोटेक्शन प्लान, HLLP इसको बोलते हैं सर। इसमें क्या होता है कि इन केस जो लोन लिए हुए होते हैं, अगर वो कभी पैसा नहीं दे पाते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वही ईएमआई देती है और बकाया पैसा भी वो देती है। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दूंगा, सपोज करिए जो बायर है उन्होंने घर लिया और उन्हीं को कुछ हो गया तो ईएमआई कौन देगा, क्योंकि वही गार्जियन थे। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा बैंक को दे देती है और घर जिस बायर का है, जिस नॉमिनी का है, उनका हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, वो चाहें तो घर को सेल कर सकते हैं क्योंकि ईएमआई का बहुत बर्डन हो जाता है उन पे। तो जो लोन लिए हुए रहते हैं वो सेम लोन ट्रांसफ़र हो जाता है जो दूसरे बायर्स होते हैं उन पे। तो इस तरह से अगर लोन कोई लिए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे पॉइंट हैं जो हमने डिस्कशन किया, इसके माध्यम से वो हेल्प ले सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर लें, इसमें इंश्योरेंस होने के बाद जो इंश्योरेंस चुकाता है वो जब किसी को कुछ हो जाता है तब चुकाता है। ऐसा नहीं कोई छोड़ के बैठ जाए कि हम तो ईएमआई नहीं देंगे, मेरे पास नौकरी नहीं तो इंश्योरेंस चुकाएगा, ऐसा नहीं होता ना। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जो हमने बात की थी होम लोन प्रोटेक्शन प्लान की, उसमें ये होता है कि अगर आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो अगर एक्चुअल रीज़न है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वेरीफाई करेगी और एक सर्टेन लेवल तक वो हेल्प करेगी। अच्छा। और अगर लोन लेने वाले को कुछ हो जाता है तब जितना बकाया राशि है बैंक का वो दे देगी। मतलब दोनों केस में मदद करती है। हाँ, दोनों केस में मदद करती है सर। आपने एक बात कही थी रीसेल की, तो सपोज कीजिए कि आप एक बिल्डर हैं, किसी ने आपसे लिया है जी। और बाद में वो रीसेल करना चाहता है, तो इस काम को भी आप लोग करते हैं या आप छोड़ देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल करते हैं। जो हमारे खुद के क्लाइंट्स हैं, अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमसे उन्होंने घर लिया, किसी और शहर में उनको शिफ्ट होना पड़ गया, या कितनी बार होता है जो NRI क्लाइंट्स हैं वो बाहर से हमारे यहाँ घर खरीद लेते हैं, वो चाहते हैं कि रेंट पे दे दें, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं और रीसेल में भी हेल्प करते हैं सर। आजकल एक बड़ी समस्या और भी है, जैसे आपने कहा ना कि NRI, इससे मुझको याद आया, या वो लोग जो दूर दराज रहते हैं या कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेके डाल देते हैं। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में मैं देखूं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ डेवलप हो रही हैं। भारत मंडपम जैसी चीज़ें हैं, 20 किलोमीटर के रेडियस में आपका एयरपोर्ट भी आ जाता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं सर। एयरपोर्ट है, मॉल है, भारत बंदना पार्क है, उसके बाद अभी मोदी जी उद्घाटन करके गए थे, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, ये आपका रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं सर 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में। ऐसे में जो सुन रहा होगा आपको या देख रहा होगा वो तो ये सोचेगा कि चलो जगह तो बड़ी अच्छी है यार, बड़े कम में 20-25 लाख में दे रहे हैं, 35 लाख में दे रहे हैं, या 40-50 लाख तक आपकी चीज़ें पहुंच रही है, वो इन्वेस्टमेंट करने जाए। तो कई बार जब लोग लेते हैं, खरीदते हैं, तो वादा कुछ और किया जाता है, पोजेशन के बाद रियलिटी कुछ और निकल के आती है, ऐसे में आदमी फंस जाता है। मैं एक कॉमन बिल्डर की बात कर रहा हूँ, ये आपके प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली जब बातचीत हो रही तो आप एक केस स्टडी है मेरे लिए। हो सकता है किसी दर्शक को ये भी लग सकता है कि भाई हम तो लगातार आपके ही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए केस स्टडी है। और बिल्डर जब होता है तो इसी तरीके से काम करता है जो छोटा बिल्डर होता है। और ये जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो अच्छे से जानते हैं उनका सिस्टम क्या है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 50 लाख से लेकर 70-80 लाख के बीच में कुछ पैसे धीरे धीरे करके बनाना चाहते हैं।
उनके केस में चाहे मुकेश जी हो या मुकेश जी तरह के जितने बिल्डर हो ना, वो इसमें आते हैं, इसलिए ये बातचीत बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइए कि बिल्डर वादा तो बहुत कर देता है, आदमी देखता है लोकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, यार इन्वेस्टमेंट कर दो यहाँ पे। अब उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो तो उसको समझ में आता है चलो ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है। अब वो जब पोजीशन लेने के लिए गया तो रियलिटी कुछ और निकल के आई, क्वालिटी ख़राब है या कुछ और है। तो इसके लिए क्या कोई करार ऐसा होता है या क्या करना चाहिए लोगों को? सर इसमें ना बायर को ना थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ ध्यान में रखेंगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं। आप जिस भी डेवलपर का, बिल्डर का आप घर लेने जा रहे हैं ना, सबसे पहले ये देखिए वो रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है। 2016 से पहले सर, जब रेरा नहीं आया था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जब नहीं आई थी, उसके पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब से रेरा आया है सर, ऑलमोस्ट चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। देखिए, गलत करने वाले के लिए तो सर कोई भी नियम कानून नहीं है, लेकिन रेरा के आने के बाद बहुत सारी जो कमियां हैं वो क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले ये देखें कि रेरा में जो आप चीज़ ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद जब आप पेमेंट देते हैं तो वहाँ से एक ना बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है। उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि डेट ऑफ पोजीशन क्या है, अगर टाइम से पोजीशन नहीं मिल पाया तो पेनल्टी क्लॉज क्या है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले सकते हैं। जैसे जैसे आपके टावर, आपकी बिल्डिंग्स बनते जा रही है, वैसे वैसे आप पेमेंट्स दे सकते हैं। जितने भी आप पेमेंट दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें, बैंक से पेमेंट्स करें, चेक से आप पेमेंट्स करें। उसके बाद आपके और बिल्डर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसका एक रिकॉर्ड रखें। अच्छा। और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती है तो सर रेरा और कंज्यूमर कोर्ट है। जैसे आपने एक चीज़ कहा ना, मुझे याद आ रहा है, मैंने रिपोर्टिंग बहुत की है आज से 10 साल पहले, जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक्सटेंशन में डेवलपमेंट हो रहा था ना, तब बिल्डर बड़ी मनमानी करते थे। उनको लगता था कोई मेरा क्या ही कर पाएगा। रेरा आया, उसके बड़े बड़े बिल्डर जेल चले गए। बिल्कुल गए हैं सर। तो मतलब अगर कोई इस तरह का करता है तो वो ये समझ ले कि जेल जा सकता है, लेकिन उसके लिए बायर को अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई वो तब लड़ सकता है जब उसके पास जानकारी होगी, जैसी बात आप कर रहे हैं। सर कुछ चीज़ों का जब अभी अपन लोग ने जो डिस्कशन किया, अगर ये चीज़ वो ध्यान में रख लेंगे ना, प्रॉब्लम आएगी नहीं सर। अच्छा। लोग ना सेंटिमेंट्स पे घर खरीद लेते हैं। किसी रिश्तेदार ने लिया तो चलो हम भी ले लेते हैं, किसी ने कुछ लिया तो हम भी ले लेते हैं। सर गलतियां वही होती है, आदमी लीगल ड्यू डिलीजेंस नहीं करता है, R&D नहीं करता है, जिसके कारण सर प्रॉब्लम्स होती है। एक सही सोच, सही समय और सही साथ अगर जिसको भी मिल जाएगा ना सर, मैं बोलता भी हूँ सर, देखिए जो खरीदने वाले हैं सोच तो उन्हीं की होगी, समय भी वही तय करेंगे, लेकिन सही साथ उनको ढूंढने की ज़रूरत है कि किसके पास जाएं, कौन हमारे सपनों पे खड़ा उतरेगा और कौन हमारा जो सपना है घर लेने का दिल्ली जैसे शहर में, उसको पूरा करेगा। बड़े आसान शब्दों में आप इस चीज़ों को समझा रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसको बिल्कुल भी इसकी जानकारी ना हो, वो इस पॉडकास्ट को देख के ये तो समझ सकता है कि भाई घर लेने जाएं तो क्या क्या कैसे करना चाहिए। एक मुश्किल और भी आती है, डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब वो ग्राउंड पे जाते हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आपके केस में नहीं है, लेकिन आप बिल्डर हैं और बिल्डर इस तरह काम कर रहे हैं, जो देख रहा है हो सकता है वो सिर्फ आपसे नॉलेज ही लेना चाहता हो। जो उस एरिया में होगा वो आपसे प्रॉपर्टी भी खरीद ले, लेकिन जो यहाँ नॉलेज लेना चाहता है, तो जब ग्राउंड पे बिल्डर कुछ दिखाता है एक चीज़ है, एग्रीमेंट वगैरह करता है, जब लेने जाता है तो उसको कुछ दूसरी चीज़ दे देता है वो। अब उसकी मजबूरी होती है करो या मरो वाली बात, कि यार अगर नहीं लेंगे तो वो भी डूब जाएगा, और जो उसने दिखाया था वो उसको मिल नहीं रहा है। ऐसे में कानूनी तौर पे उसको क्या मदद मिल सकती है, या बायर को किस तरह से काम करना चाहिए इसमें शुरुआती दौर में? सर देखिए, जो अभी से कुछ देर पहले हम लोग ने जो बात की थी ना, प्रिकॉशन लेने का तो सर वही तरीका है। क्योंकि अगर आप सारे प्रिकॉशन ले लिए और उसके बाद भी कुछ गलत हो जाए तो सर अल्टीमेटली कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जो तरीका अभी हम लोग ने बात की थी, जैसे रेरा में रजिस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखें या लिखित में रखें, या जो ब्रोशर में लिखा हुआ है वो हकीकत है या नहीं है, उसको रिटन में लें। थोड़ा अपने आप को जागरूक रखें, बैकग्राउंड के बारे में बात करें, जाके उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, टाइम से डिलीवर किया कि नहीं, या जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें जाके आप फेस टू फेस जो लोग रह रहे हैं उनसे बात करें। सर यही सब तरीका है जानने का। मुझे लगता है इसमें एक चीज़ अच्छी है, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, खासकर वो लोग जो कि बाहर से आते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाई, छोटी छोटी कमाई करके वो अपने पूंजी को जुटाते हैं,
तो भाई जब इस तरह का प्लान, अगर आपके जैसा प्लान कोई और भी जहाँ वो लोग रहते हो अगर वहाँ दे रहा हो, कि जैसे कि आप फ्लैट बना करके तैयार कर दिए हैं, फिर 1 लाख या 2 लाख की डाउन पेमेंट ले जी। करके, और फिर आप ही बैंक से लोन करवाते हैं और बोलते हैं घर में जाओ ईएमआई देने के बजाय, मतलब रेंट देने के बजाय ईएमआई दो, तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और उन्हें लगता है घर लेना चाहिए, तो इस तरह का प्लान ज़्यादा सिक्योर होता है कि जहाँ घर पहले से बना हुआ है आप सीधे एंट्री मारते हो, तो फिर कुछ दिखाने का और कुछ देने वाली बात नहीं आती है, जो देखोगे वही लोगे। करेक्ट है सर, मेरे हिसाब से तो जब चीज़ें बनी हुई है आपके सामने है सर, एग्जांपल ले लीजिए, हम आप बैठे हैं, ये माइक है सर, ये बना हुआ है, आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है, इसकी क्या कॉस्ट है, तो बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाता है, 90% आप ओके होते हैं कि ये चीज़ मैंने देखी और मुझे यही चीज़ मिलेगी। और वो भी जब कोई घर आपको अगर 10 दिन में मिल रहा है, एक सप्ताह, अगर आप सेल्फ फंडेड हैं तो सर 3 दिन में आप अपने घर में चले जाइए, आज घर खरीद लीजिए, आज ही रजिस्ट्री की डेट लीजिए और घर में चले जाइए। लेकिन लोन लेना है तो हाँ ठीक है, लोन में तकरीबन 1 सप्ताह लगता है। तो जो चीज़ बनी हुई है, और हम लोग सर वैसे ही देते हैं, हम लोग बेसिकली 95% एंड यूज़र पे काम करते हैं जो घर लेना चाहते हैं। सर इन्वेस्टर हमारे पास बहुत कम होते हैं। अच्छा। जो भी लोग आते हैं वो घर खरीदते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। बेसिकली वो लोग जो सालों से रेंट के घर में रह रहे हैं। ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते सर हैं? मिडिल क्लास के लोग होते मिडिल हैं क्लास के लोग होते जो बहुत दिन से रेंट पे रह रहे होते हैं। सर अगर आप थोड़ा टाइम दो, मैं बता दूं, 1-2 वाक्य है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं घर देता हूँ ना सर लोगों को, और चाबी दे रहा होता हूँ, तो आंख में आंसू आ जाते हैं लोगों जो के। ले रहे होते हैं। अभी मैंने एक फैमिली को सर कीज़ हैंड ओवर जब मैं कर रहा था, उनके 7 से 8 लोग आए हुए थे घर चाबी लेने के लिए। जब इनकी मदर को मैंने चाबी दी तो सर वो रोने लगी। और उनका सर आज भी मुझे वो लाइन याद है, बोली कि बेटा मुझे लग रहा था कि शायद इस जन्म में मैं अपने घर में नहीं आ पाऊँगी। उनको मैंने 2 BHK का घर दिया था सर। तो सर वो सब जो चीज़ है ना, एक आशीर्वाद जब मिलता है ना तो आपको काम करने में और भी मोटिवेशन मिलने लगेगा। एक चीज़ ये है सर। दूसरा, एक 60-62 साल के बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग क्या कह सकते हैं, मतलब ठीक है, इस एज के वो थे। तो जब वो आए ना सर, जब उनको हमने घर दिया तो उनकी एक लाइन, जो 2-3 कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा आपने ना मेरी खोई हुई इज्जत लौटा दी। कि शायद कुछ रहा होगा उनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें बेचनी पड़ी होगी, तो दोबारा अपने आप को रिवाइव करके एक घर उन्होंने लिया। तो सर इस तरह का जब इंसिडेंट आता है ना सर, इस तरह के वाक़या आते हैं तो बहुत मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। सर मैं कर ही क्या रहा हूँ, पैसा उन्हीं का है सर, ठीक है, बस मेरा सही साथ है, मेरे पे लोगों का भरोसा है, उनको उनके सपनों का घर दिलाने में। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ सर अपने आप को। आपका ये इमोशनल होना ये बता रहा है कि ऐसा कौन सा दर्द है कि जब आप इस बात को बताते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मतलब ठीक है, वो क्या, मतलब सर ऐसा दबा हुआ है क्या आपके दिल में भी? सर सर्वेश जी बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक कटरा प्रखंड है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है सर, शिवदासपुर। आज भी सर वहाँ से लोगों को बस पकड़ने के लिए ना 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। आज भी सर। मेरे पापा गरीब किसान थे सर, हम लोग 4 भाई बहन थे। सरकारी स्कूल में पढ़े सर। नीचे ज़मीन पे पहले तो सरकारी स्कूल में सर मैट बिछा के पढ़ाई होती थी, चटाई बिछा के नीचे, जो बिहारी यूपी से है उनको पता होगा, फूस के घर में रहता था सर। वहाँ से यहाँ तक आना, आपके एक पहले वाले क्वेश्चन से इसको ऐड कर दूंगा कि आपने ये भी पूछा था कि क्या सबको ये काम कर सकता है। मेरा जो लोग सुन रहे हैं, अगर मैं कर सकता हूँ ना तो ऑब्वियस है वो भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का सर, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। उसके बाद पापा किसान थे, कैसे कैसे ज़मीन उमीन बेच के सर MBA करने के लिए दिल्ली भेज दिए। बड़ा सर आपको आश्चर्य हो गया सुन के कि जब मैं MBA के लिए दिल्ली आने वाला था ना, तो सर पहली बार ग्रेजुएशन के बाद पहली बार मैं ट्रेन पे चढ़ा। अच्छा। जब ग्रेजुएशन कर क्या लिया उम्र रही होगी? तो सर किस फैमिली से मैं आया हूँ, तो वो जो दर्द है ना सर, जैसे, और एक तो मैं एम्प्लॉय भी रहा हूँ, मैं आज फाउंडर हूँ M Sanvi Real Estate प्राइवेट लिमिटेड का, बट इसके पहले मैंने 9 साल नौकरी की है सर।
इंश्योरेंस में नौकरी की, एमआर की नौकरी की, फार्मा में जो लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाके दिखाते रहते हैं, एमआर की नौकरी की सर, है ना, रेंट पे घर लोगों को दिखाया करता था। तो मैं एम्प्लॉय की तरह भी जी रखा हूँ, तो मैं अपनी टीम मेंबर को समझता हूँ। और मैं खुद घर खरीदने वाला था, एज अ बायर भी था, तो मैं उनकी भी पेन को समझता हूँ कि जब वो घर खरीदने आते हैं ना, तो एक्चुअली में उनको क्या क्या चाहिए होता है। और सर अगर आप कोई लाइफ जी रहे होते हैं ना, या आप जो लाइफ जीत चुके होते हैं, तो आगे वाली की लाइफ को समझ सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जो बड़े इमोशनल कर जाते हैं, जैसे आप ऐसे में एक बार एक मित्र के साथ बैठा हुआ था, वो भी बिहार से आते हैं, और हम लोग शाम को बैठे हुए थे, कहीं चाय पी रहे थे, बात चलते चलते बड़ी डीप गई, तो वो रोने लगे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि यार रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि एक टाइम था जब मेरे घर में खाने के लिए सही से रोटी तक नहीं होती थी, माँ को दूसरे के घरों में जाना पड़ता था बर्तन मांजने के लिए, बहुत जलील होती थी। जी। और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो सारी चीज़ें दे दी। आज माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे घर में हैं, रिश्ते नातेदार जो हैं गांव में, जो कभी हमको तब ये कहते थे कि भाई आप किसी लायक नहीं हो या टॉर्चर करते, आज वो दिल्ली में हमारा सहारा लेते हैं। तो कई बार जब वक्त बदलता है ना, तो वो इमोशनल कर देता है, ये मैं समझ सकता हूँ। सर होता है ये सर्वेश जी, एक्चुअली आप जब बोले हैं ना कि देखते हैं कि क्या कर लेगा पढ़ा लिखा के, हमें भी लोग, हमारे पापा को भी लोग ताना मारता था कि देखते हैं बेटा को पढ़ा लिखा के ना कलेक्टर बना देगा। सर कलेक्टर तो नहीं बन पाया, बट हाँ आज मैं जो काम कर रहा हूँ ना, बहुत स्वाभिमान है मुझे अपने काम पे, बड़ा अच्छा फील होता है जब मैं किसी को घर की चाबी देता हूँ। और ठीक है सर, कलेक्टर भी किसी को इस तरह से बिना सरकारी योजनाओं में घर नहीं दे सकता जिस तरह से आप दे रहे हैं, तो ये भी अपने आप में कमाल की बात है। अच्छा, एक मुश्किल आती है बायर्स के साथ, वो मुश्किल यूपी और बिहार वाले ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि उनके पास लॉट्स ऑफ मनी नहीं होती कि वो इन्वेस्ट करें। उनके पास इतना ही पैसा होता है कि किसी तरह से अपनी चीज़ों को ले लें। जब वो दे देते हैं पैसा, और जब पोजीशन का टाइम आता है, तो उसमें बहुत डिले होती है, बहुत दिक्कत होती है उनको। तो ऐसे में अगर उनके साथ हो रहा है, तो क्या कोई कंपनसेशन उनको मिल सकता है, या उनका कोई ऐसा अधिकार है जिसके लिए वो बिल्डर से बोलें और बदले में उनको कुछ मिले? क्योंकि वो पैसा तो बड़ा हार्डकोर मनी होती है ना उनकी। करेक्ट है सर। सर इसमें एक ही चीज़ है, जहाँ उन्होंने पैसा लगाया है, अगर सर वो रेरा के अंडर है तभी रेरा हेल्प कर पाएगा। अदरवाइज अगर वो रेरा के बाहर है तो सर फिर एक ही उपाय बचता है, कंज्यूमर कोर्ट, वहीं पे जाना पड़ेगा। मतलब एक बात तो है कि अगर वो जमीन बड़े बिल्डर की बात छोड़ दें जी, अगर वो कहीं किसी बिल्डर फ्लैट पे जा रहे हैं, तो वो पहले ये देख लें रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं सर, रेरा का क्राइटेरिया है जिसमें रेरा की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे फिर बायर को ये चेक करना पड़ेगा कि जिसके पास जा रहे हैं ना उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। फिर से सर वही पुरानी बातें कि आप डिजिटल मीडिया पे जाइए, उनका पास्ट रिकॉर्ड देखिए, जिनको उन्होंने घर बेचा है उनसे जाके मिलिए, उनका क्या कहना है। जब आप घर खरीद रहे हैं तो आप पेपर देखिए, जैसे प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं, उसके बाद जो लीगल ड्यू डिलीजेंस है वो चेक करिए, बिजली पानी गैस के कनेक्शन ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, वो पहले ही चेक कर लीजिए आप, तब आप घर खरीदने का प्लान कीजिए। एक चीज़, एक परसों मैं खबर पढ़ रहा था, और जब मैं जी न्यूज़ में था ना, तो जब नोएडा एक्सटेंशन में जाता था रिपोर्टिंग करने, तभी देखता था हिंडन के आसपास ना किसानों की ज़मीन होती है, वो लोग बेच देते हैं, वहाँ पे दूसरे लोग बना लेते हैं। पता चलता कुछ दिन बाद अथॉरिटी वाले आते हैं, उसको गिरा देते हैं। अभी परसों भी ऐसा ही कुछ हुआ है, और इस बार तो मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित था। तब मैं रिपोर्टिंग करने जाता था, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते थे, इक्का दुक्का घर बने थे। अभी दोनों तरफ बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं, और अथॉरिटी ने अभी कुछ दिन पहले कुछ घर गिराया है। ऐसे में जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको ये लालच देते हैं ब्रोकर या उस तरह के लोग कि आइए आपको 1 लाख में ज़मीन मिल जाएगी, 50,000 में ज़मीन मिल जाएगी। तो ऐसे ज़मीनों की पहचान कैसे की जाए? क्योंकि जो बेचने वाला होता है वो तो तमाम स्कीम दिखाता है, कागज़ भी कोर्ट में ले जाके दिखा देगा, खसरा खतौनी भी दिखा देगा कि भाई ये सब लीगल है, और वहाँ कोई अगर कोई बोर्ड नहीं लगा है, तो कोई भी ग्राहक कैसे पहचाने उस ज़मीन को या उस ज़मीन पर बनते हुए घर को? सर जब हम घर खरीदने जाते हैं या प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले टाइटल चेक करिए। जो टाइटल हम चेक करते हैं ना, उसमें क्लियर ये होता है कि इसका मालिक कौन है। ठीक है। उसके बाद सर एक ना इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आता है। ओके। उस सर्टिफिकेट से ये पता चलेगा कि जो लैंड है या जो ज़मीन है या जो घर है, क्या उस पर कोई लोन चल रहा है, ठीक है, ये गिरवी तो नहीं रखा हुआ है। ये हो गया सर। उसके अलावा साइट विजिट खुद
जाके मैं करिए। मैं लैंड यूज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे आप ये समझिए कि हिंडन के आसपास जो जमीन है वो सिंचाई हाँ विभाग जी, हाँ की जी, है। हाँ जी। कई बार आप देखेंगे कि आबादी में किसी ने बना के बेच दिया, तो ऐसी चीज़ों की पहचान कोई कैसे करे? सर ये तो मैं बोलूँगा कि जो लोग इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं ना, हाँ उनको लगता है कि बहुत सस्ता है कि हाँ। चलो खरीद लो। हाँ। वो ना पेपर ढंग से चेक करते हैं, बस उनको लगता है अफोर्डेबल है, चलो खरीद लेते हैं बस। बट बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अभी आपने जो बोला कि फ्रॉड के मतलब चांसेस बढ़े हैं और फ्रॉड किया गया है इनफैक्ट, तभी लोगों को घर नहीं मिले हैं। तो सर जो पेपर्स है वही देखना पड़ेगा। मैंने बार बार रेरा की बात की है। अगर आप इस तरह के किसी भी चीज़ को खरीद लेते हैं जिसका ना तो लीगैलिटी कुछ है, ना तो आप उसको जाके प्रॉपर विजिट किए हैं, ना तो वहाँ पे सारी आपको सुविधाएं मिल रही है, न सरकार ने वहाँ पे परमिशन दे रखा है, अगर इस सब को हाँ। बिना देखे हुए आप चीज़ें खरीदेंगे तो ऑब्वियस सर फंसेंगे आप। अच्छा, क्या कोर्ट में ये भी पता चल जाता है क्या कि कौन सी लैंड किस चीज़ के लिए है? मतलब जैसे बिल्डर जो बना रहा है, बिल्कुल सर। मान लीजिए नोएडा में जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखने वाले यूपी बिहार के वो सारे दर्शक होंगे जो अलग अलग इलाकों में रहते होंगे। अब वो चाहते होंगे कि मुकेश जी बता दें कि वो कैसे ये जान पाएंगे कि लैंड यूज़ किस चीज़ के लिए है, क्या आबादी के लिए है, ग्रीन लैंड है, चारागाह के लिए है, ऐसा भी पता चल सकता है क्या? जैसे आप कह रहे हैं ना पेपर चेक कर लो। देखिए हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं इंडिया के, मुझे लगता है शायद 30% लोग ऐसे होंगे जो खुद देख पाएंगे कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं, सेल डीड कैसा है। बेटर है कि आप 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा करें, एडवोकेट के पास जाएं, उनसे आप चीज़ें करवाएं, ताकि आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। क्योंकि आप सब चीज़ खुद चेक नहीं कर सकते हैं। आपने इससे पहले ये भी पूछा कि अलग अलग तरह के लैंड होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं सर। रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है सर, मिक्स लैंड यूज होता है, इंडस्ट्रियल लैंड है, वो सारी चीज़ें होती हैं। किस पे घर बनाया जा सकता है, किस पे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है, वो सब कैटेगराइज किया गया है। उसमें भी सर कैटेगरी होती है ABCDEFG, तो वो बहुत डिटेल्ड हो जाएंगी। तभी मैंने बोला कि बहुत नॉलेज नहीं होता है, तो बेटर वो है वकील ज़्यादा बेहतर हाँ, बता पाएगा उसके वकील लिए। से आप कंसल्ट करें, वो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज दे पाएंगे, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ में डील करते हैं। चलिए, ये तो बाहर की बात रही, आते हैं थोड़ा कुछ बिल्डरों पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिल्डर की भी बात होनी चाहिए। एक बिल्डर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? किसी ज़मीन को मतलब फाइनलाइज करना, फिक्स करना, या बायर ढूंढना, या जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं गवर्नमेंट के साथ पूरा करना, सबसे कठिन प्रक्रिया एक बिल्डर के लिए क्या होती है? अच्छा है सर, सर्विस बाबू आपने अच्छा सवाल पूछा और उसका आंसर हमें देना भी चाहिए। ऐसे हम लोग को जो चीज़ इस तरह से जो लोग फ्लैट सेल कर रहे हैं या ज़मीन सेल कर रहे हैं, उनको पहली चीज़ तो होती है सर लैंड फाइनल करना। सर ये बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हम लैंड खरीद रहे हैं उसके आसपास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या मेट्रो एक्सपेंशन या आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब है कि नहीं, फ्यूचर डेवलपमेंट उसका क्या है। तो एक बार जब हम लोग लैंड फाइनल कर लेते हैं तो वो प्रक्रिया सर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि हमने चीज़ें खरीद ली है, फ्यूचर डेवलपमेंट है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं जो बायर को चाहिए, और उसको फिक्स कर दिया जाता है। पहली चीज़ ये होती है सर। दूसरी चीज़ प्राइसिंग फिक्स करना। प्राइस सर हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस ज़मीन में कितने पैसे लगे हैं, उस सब को देखते हुए एक हम जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया जाता है कि अब इसका प्राइस ये रह गया। तीसरी चीज़ सर आ जाती है आपकी बायर्स के बारे में सोचना कि कौन इसे खरीदेगा। करेक्ट है। ये सर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर बायर्स की नीड, उनका बजट, उनका सेंटिमेंट्स सब अलग अलग होता है। तो उस चीज़ को समझना कि इनको फर्निश्ड घर चाहिए, किनको सेमी फर्निश्ड चाहिए, लोकेशन किन्हीं को कनेक्टिविटी के साथ चाहिए, किन्हीं को मेट्रो से दूर चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को समझना कंपैरेटिवली से थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर जो बिल्डर, जो डेवलपर उस चीज़ को समझ गया, वो खुद भी राइज करेगा सर, और जो बायर्स हैं उनको घर भी दे पाएगा। अच्छा, जो बड़े बिल्डर्स होते हैं उनको तो बड़ा तरह के सपोर्ट मिल जाते हैं, मार्केट से भी सपोर्ट मिल जाता है, सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो आपके जैसे बिल्डर होते हैं जो खुद से इस तरह का काम करते हैं और इतने बड़े तादाद में लोगों को देते हैं, उनको क्या कोई सपोर्ट मिलता है क्या? सर जब हम दो तरह से होती है सर, दो चीज़ें होती है, या तो लैंड होती है या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम लोग को सर अभी सिर्फ एक ही चीज़ मिल पा रहा है, कंस्ट्रक्शन लोन हम ले सकते हैं। जैसे हमने लैंड खरीद ली सर, अब कंस्ट्रक्शन के लिए सपोज करिए पैसा किसी बिल्डर के पास नहीं है, तो वो बैंक से ले सकते हैं। लोन ले लिया, और जब उसको हमने बेचा
तो क्या होता है कि लोन चूंकि क्लाइंट भी करवाएंगे, तो उसी बैंक से हम लोन करवाते हैं ताकि जो बैंक है वो अपना जो लोन उस लैंड पे या उस बिल्डिंग पे दिया हुआ है वो डिडक्ट कर ले। बहुत पते की बात बताई, जो लोग बताते नहीं हैं। मतलब जो समझदार होगा ना, इसको समझने वाला, मतलब समझदार तो सभी हैं, सारे लेकिन लोग जो बायर हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो इसका काम करने वाला व्यक्ति है ना, जो रियल एस्टेट में काम करना चाहता है, वो आपकी इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि जमीन लेके कैसे डेवलप किया जा सकता है और बैंक कैसे आपसे सहमत हो जाएगा। खैर सर, आपने एक लोन ले लिया हाँ, बैंक से, सपोज करिए मैंने ज़मीन खरीद ली, मेरे पास ज़मीन के पैसे, हमने ज़मीन खरीद ली, अब कंस्ट्रक्शन के पैसे ही नहीं है। हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक को अप्रोच करेंगे कि मुझे लोन दीजिए। बैंक ने हमें लोन दे दिया या NBFC ने हमें लोन दे दिया। अब लोन दे दिया, हमने बना ली। अब मैं जब उसको बेचूंगा ना सर, तो आप उस बैंक को बिजनेस तो उसी दोगे। हाँ, तो उसी बैंक से हम उस बायर का लोन करवाएंगे ताकि मेरा लोन भी उतर जाए और बैंक का पैसा भी मेरे से रिकवर हो जाए। अच्छा, जब आप इस तरह कुछ करते हैं तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए रहा है जो पर्सनली या इमोशनली चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए शुरुआत में? सर, ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, बट उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक फ्लैट ऐसे रहे हैं जिनका हैंडओवर मैंने खुद दिया है। अच्छा। वो बहुत इमोशनल टच आ जाता है सर। एक अभी भी वाक्य मुझे याद है, कोविड के टाइम में सर, एक मैं फ्लैट बेचा। कपल आए मेरे पास और बोले सर मुझे ये घर लेना है। और उसके बाद जो मेरी शादी होगी इसी घर से होगी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वो लोन नहीं ले पाए, सारी चीज़ें उनकी अटक गई सर। ओके। जब लॉकडाउन खुला तो वो मेरे पास आए, बोले कि हमारी शादी की डेट तो आ गई, लेकिन अब लोन वोन करवाने में सब टाइम लगेगा। तो हमने सर उनको घर पहले दे दिया। मुझे वो दोनों कपल बहुत अच्छे लगे, है ना। वो यूपी से ही थे, तो बहुत अच्छे थे। हमें उन पे ट्रस्ट था कि ठीक है, दोनों बच्चे अच्छे हैं और बाद में ये कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हमने घर सर उनको रहने के लिए दे दिया। जब वो रहने लगे, उनकी शादी हो गई, उसके बाद हमने उस घर पे लोन करवाया और फिर बाद में हमने उनको रजिस्ट्री करके दी। तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो कम से कम उनके पास पैसा नहीं था या लोन लेने का टाइम नहीं था क्योंकि शादी का टाइम आ चुका था, तब भी हमने उनका घर बसा दिया। मतलब कई कहानी आप लोगों के पास होती बहुत है। है सर, बहुत है सर। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल और भी मेरे मन में आता है। जब मैं हाई राइज बिल्डिंगों को देखता हूँ, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स देखता हूँ जहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं जी, क्या ऐसे में लगता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या उनको बिजनेस कम मिल पाता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हाई राइज खरीद रहे हैं ना, उनका सेगमेंट अलग है। वो लाइफ स्टाइल और लग्जरी चाहते हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग का घर जो लोग खरीदना चाहते हैं, उनको घर की नीड है, उनको छत चाहिए। अच्छा। वो रेंट में सर बहुत चिक चिक होता है। मैं रहा हूँ सर रेंट पे, मतलब मुझे पता है। लैंडलॉर्ड 1 तारीख को रेंट के लिए आ जाएंगे, जब रेंट नहीं है तो उल्टा पुल्टा बोलेंगे, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो बोलेंगे भैया खाली कर दो, हर साल वो रेंट बढ़ा देंगे। तो जो अफोर्डेबल हाउस है ना, उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अपने घर से करना चाहते हैं। जैसे यंग प्रोफेशनल की हम बात कर रहे हैं, कोई 30-35 हज़ार कमा रहा है सर, और दिल्ली में अगर वो अपना घर चाह रहा है तो उनको अफोर्डेबल प्राइस के घर में ही आना पड़ेगा, जो हम जैसे लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अफोर्डेबल की डिमांड सर कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि इंडिया का अगर आप पॉपुलेशन देखें तो इसमें कितने बहुत अमीर लोग हैं जो इस तरह का घर ले रहे हैं, और कितने अफोर्डेबल सेगमेंट मिडिल क्लास के लोग हैं जो अफोर्डेबल हाउस ढूंढ रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड सर कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर ही रहे हैं जी, तो किसी के पास अगर लिमिटेड बजट हो, पैसा लिमिटेड हो, तो उसको क्या चुनना चाहिए? क्या ज़मीन चुनना चाहिए, फ्लैट चुनना चाहिए, या अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको चुनना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे करके उस फ्लैट भी ले ले और उसको पता भी ना चले? देखिए सर, ये डिपेंड्स करता है कि जिनको चाहिए ना, उनको एक्चुअली क्या चाहिए। कम बजट का मतलब सर एक एग्जांपल पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कम बजट हो सकता है किसी के लिए 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो और किसी के लिए 10 लाख कुछ भी नहीं है सर। तो अगर मैं ये पकड़ लूँ कि 10 से 15 लाख का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या सपोज करिए सबसे उससे भी नीचे पकड़ लेते हैं, किसी के पास 2 लाख ही है,
तब वो क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। 2 लाख में सर कहीं ज़मीन नहीं आएगी। अच्छा, करेक्ट है ना सर। अब आ गए हम अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फ्लैट में जहाँ भी मिल रहा है, अगर वहाँ पे लोन की सुविधा है तो 2 लाख देने के बाद अगर वो लोन करवा लेते हैं और उनकी नौकरी ठीक है, स्टेबल है, वो ईएमआई भर भी सकते हैं, तो सर इससे बढ़िया विकल्प नहीं है। तो या तो अफोर्डेबल है, या लैंड अगर लेना चाहते हैं, लैंड कहीं भी जाएंगे सर 10-15 लाख से कम में कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत इंटीरियर एरिया होगा जहाँ पे जाके वो ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सर एक अफोर्डेबल सेगमेंट बचता है जहाँ पे कुछ पेमेंट्स दे के और वो रेस्ट लोन करवा सकें। नहीं, बात तो सही कहा आपने कि अगर ज़मीन लेने जाएंगे तो 2 लाख में ज़मीन तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 2 लाख रुपया डाल करके वो कहीं 20-25 लाख का मतलब एक फ्लैट लेना चाहें तो वो मिल सकता है। करेक्ट है, तो यही सर होगा। ये तरीका मुझे लगता है कि ठीक लगता है जी। कि अगर आप ज़मीन पे नहीं फंसा सकते हैं और आपके पास एक मुश्त पैसे नहीं है तो धीरे धीरे करके आपको ये मिल जाएगा। आप कह रहे थे लोन ले लेना चाहिए, तो लोन लेते समय आपके लिहाज से वो 3 चीज़ें कौन सी है जिसको चेक करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जब आप लोन के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचिए। आपकी जॉब स्टेबल है, आप ईएमआई दे सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ, तब आगे बढ़िए। अब सेकेंड स्टेप ये होता है कि जब आप होम लोन के बारे में सोचते हैं तो जो लोन का टाइप अलग अलग होता है, रेट अलग अलग होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। तो उस दोनों में से पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं दोनों अगर आप बोलें तो बिल्कुल बता भी दूं। बताएं इसको। फ्लोटिंग रेट वो होता है जो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी नीचे ऊपर जाएगी, वो नीचे ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता रहेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होता है कि अगर आपने आज 8% पे ले लिया और 20 साल का टेन्योर है तो 20 साल तक आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। तो वो आपको चूज़ करना है कि आपको किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, जब आप लोन ले रहे हैं तो चेक करिए कि प्री पेमेंट्स का कोई ऑप्शन है या पार्ट पेमेंट। अगर आपने 20 साल के लिए लोन ले लिया, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए या 10 साल के लिए लिया, बीच में आपके पास कहीं से पैसे आ गए हैं, तो क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो पार्ट पेमेंट की क्या सुविधा है, क्या उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और तीसरी चीज़, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। एक मैं बता दूं, उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। तो जब आप लोन ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग चार्जेस जानिए कि प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है। उसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं बैंक से। उसके बाद बैंक टू बैंक कंपेयर कीजिए। अगर बैंक टू बैंक आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 0.5 से 1% का आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे जगह पे से अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप बहुत सावधानीपूर्वक होम लोन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार लोन लेने के बाद आदमी फंस जाता है, जब चुकाने की बारी आती है ना, उनको सर पता ही नहीं रहता है कि इसमें क्या क्या चार्जेस हैं। सपोज करिए उनको बोला गया 9% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगेंगे, उसमें उसका इंश्योरेंस भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें लोन लेने से पहले जिनसे भी आप करवा रहे हैं उनसे क्लियर कर लीजिए। हाँ, मज़ेदार बात है। ये तो मैं भी कहूँगा आप लोगों से कि जब लोन लेने जाते हैं और जिसके थ्रू लोन लेते हैं तो आप उनकी जितने हिडन चीज़ें होती हैं ना उसको देख लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप तत्काल ही लीजिए, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, उस पेपर को किसी एक्सपर्ट से पढ़वा लीजिए, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में हैं जिनकी सेवाएं आप ले सकते हैं, तो फंसने के चांसेस कम होंगे। सर अगर आप इजाज़त दें तो एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। ये हमने होम लोन की बात की। हाँ, कितनी बार ये भी होता है सर कि जो बायर होते हैं ना, वो फ्लैट की सिर्फ कॉस्ट देखते हैं। बहुत जगह सर ऐसा होता है, चाहे वो हाई राइज हो या अफोर्डेबल प्राइस की बातें करें या अफोर्डेबल सेगमेंट में जो घर है या हाई राइज है या लग्जरी प्रोजेक्ट है, कहीं भी क्या होता है कि हम सिर्फ फ्लैट की कॉस्ट देखें। सपोज करिए अगर कोई 10 करोड़ का ले रहा है या कोई 10 लाख का ले रहा है, तो हमने सिर्फ प्राइस देख लिया ये 10 लाख का है या 10 करोड़ का है। लेकिन सर उसमें और भी कॉस्ट होते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, आपके स्टैम्प ड्यूटी होती है, आपके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तकरीबन ये 8 से 12% वैरी कर जाएगा जितने में आप चीज़ खरीद रहे हैं। तो जो बायर्स होते हैं ना,
कितनी बार इस चीज़ को भी नज़रअंदाज करते हैं, इस चीज़ को वो सर्च नहीं कर पाते हैं। अच्छा, बिल्डर भी कभी अपनी साइड से नहीं बताता है, ये बात भी है कि जैसे अगर उसने अपने 25 लाख के फ्लैट की बात की ना, तो उस समय बातचीत हो जाती है, उस पर डन हो जाता है। अब वो जैसे आपके केस में तो पता चल जाता होगा क्योंकि तुरंत ही आप लोग दे रहे हो, लेकिन जो उस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तब समझ में आता है कि भाई इसका ये इतना लगेगा, इसका ये इतना लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी इतनी लगेगी। शुरुआत में नहीं कोई बताता है, नहीं पता चलता है सर। और जो महंगे हैं लग्जरी प्रोजेक्ट है, सपोज करिए 10 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें जीएसटी भी आप लगाएं मिनिमम 5% भी, सर कितना बढ़ गया वो। स्टैम्प ड्यूटी आपके अगर 7 से 8% लग रहे हैं, तो आप देखिए कितना मेजर फ़र्क पड़ जाएगा उसमें। तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा जो आपने जोड़ा ही नहीं है। तो बायर को घर के कॉस्ट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, उसके अलावा जो मेंटेनेंस है, वो लोन जब ले रहे हैं तो लोन में क्या खर्चा आ रहा है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट प्लान करना चाहिए। आज आपका पॉडकास्ट ना सिर्फ एक बिल्डर की तरह नहीं हो रहा है, एक फाइनेंस एक्सपर्ट की तरह भी हो रहा है, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जो उन लोगों को जानना चाहिए। एक सवाल इसी पे याद आया जब मैंने फाइनेंस एक्सपर्ट का नाम लिया, तो वो लोग ये कहते हैं कि किराए पे रहना समझदारी है अपेक्षाकृत कि अपना मकान लेने के। जी। आप क्या मानते हैं कि किराए पर रहना समझदारी है या अपने मकान में रहना समझदारी सर है? ये भी ना आपने बहुत बहुत लोग की मन की बात आपने पूछ दी। बहुत लोग यही जानना चाहते हैं, हमारे पास भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अभी रेंट पे रहें या अपना घर ले लें। और इस पे पर्टिकुलर मैंने सर एक वीडियो भी बना रखी है, हमने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, मैं बताता हूँ। सर डिपेंड्स करता है कि अभी जो इंसान है उनका क्या स्थिति है। सपोज करिए एक आदमी है जो रेंट पे रह रहे हैं। रेंट पे रहने के कुछ फ़ायदे हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर जाना है तो आपको तो रेंट पे ही रहना चाहिए। आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है तब तो आपको रेंट पे ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक जॉब है, वो स्टेबल है, आपको लगता है कि हम तो ईएमआई दे सकते हैं, डाउन पेमेंट के लिए भी आपके पास कुछ पैसे हैं, आप किसी शहर में रुक के लंबा काम करना चाहते हैं या आपने अपना फ्यूचर देख लिया कि मुझे दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता यहीं पे रहना है, तो इस कंडीशन में सर उनको अपना घर ले लेना चाहिए। तो डिपेंड करता है, वैरी करता है सर पर्सन टू पर्सन। अगर वो इसको कैलकुलेट कर लें कि पता चले कि 10 साल तक उनको नोएडा में रहना है जी। और ये तय है कि नोएडा में रहना है और वो रेंट पे दे ही रहे हैं 30-35 हज़ार 40 हज़ार, तो वो ईएमआई का घर ले सकते हैं, उनका अपना हो सकता है। सर बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इतना मैं रेंट दे रहा हूँ और इतना ही रेंट एज अ मैं ईएमआई दूँ और कुछ डाउन पेमेंट देकर अपना घर ले लूँ, तो वो सर ज़्यादा बेहतर विकल्प है। हाँ, और बाद में बाय द वे अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे निकलना है तो वो उठा करके उसको सेल कर दें तो पैसे का पैसा आ जाएगा, एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट ही होगा। अब इस पर कई बार बहस का मुद्दा बन जाता है, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और जो मुझे अचानक से ध्यान आ गई है, आजकल एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है, आपके साथ भी आता होगा जब आप सेल करने जाते होंगे जी। और अगर ये इशू किसी और के साथ है तो उसे क्या करना चाहिए कि जब कोई मकान लेने आता है तो वो वास्तु के हिसाब से देखता है, क्योंकि आजकल वास्तु खूब चर्चे में है, वास्तु दोष का असर भी होता है। तो जब आप लोग फ्लैट बनवाते हैं तो क्या इसको वास्तु का ध्यान रख के बनवाते हैं? सर पूरी तरह, जैसे ही हम कोई लैंड खरीदते हैं उसके बाद उसमें लेआउट बनाया जाता है कि इसमें 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK है। तो अगर हमने 2 BHK के लिए बोला अपने आर्किटेक्ट को कि आप इसमें 2 BHK प्लान करिए और उसमें अगर वास्तु सही से नहीं बैठ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस लेआउट 2 BHK हटा के वहाँ पे फिर बोलते हैं कि 3 BHK में आप देखिए कि वास्तु सही जगह पे सही परफेक्टली बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो वास्तु अगर सही बैठता है तभी हम लोग वो घर बनाते हैं और कोशिश करते हैं सर कि 90-95% जो वास्तु दोष है उसको दूर करके ही घर बनाया जाए। मुझे 2-4 मज़ेदार सवाल वो बताइए जो बायर आपको आके पूछते हैं और आप लोगों के पास जवाब नहीं होता कि अरे भाई ये कैसा सवाल आ गया मेरे सामने। सर ये एक सवाल एक जो बायर अक्सर पूछते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ उनको बताई कि सर 30 लाख रुपए का है, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर ये तो 20 लाख का ही है। तो सर वहाँ पे ना आंसर ही नहीं होते हैं कि क्या बोलना है। हाँ ठीक है 30 लाख का है, अगर कोई ये कह रहे हैं सर कुछ रिगार्ड रिस्पेक्ट इसमें हो जाएगा तो वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग आते हैं कि 30 लाख का है सर, ये तो मुझे 20 लाख में ही चाहिए, मैं तो मुझे 20 लाख ही देना है आपको। सर वो दे ही नहीं सकते ना, बनता ही नहीं है, वो प्रोडक्शन जो बनाने की कॉस्ट है वही नहीं आएगी, वो कैसे दे सकते हैं।
तो वहाँ पे सर मंद मंद हम लोग मुस्कुरा देते हैं, हम बोलते हैं सर क्षमा प्रार्थी हैं सर, नहीं दे पाएंगे, यही कॉस्ट है हमारी। मतलब एक बिल्डर तो जोड़ता होगा ना कि हमने इतने की जमीन खरीदी, इतना बनवाया, इतना सरकार को टैक्स दिया, इतने में ये पास करवाया, ये करके इतना लगा, इतने में बेचेंगे। जो आगे ये बोलता है भाई 30 लाख का मुझे 20 लाख में दे दो, वो कैसे बोलता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है? सर एक्चुअली लोगों को ना रियल एस्टेट में क्या है सर, जब भी कोई घर खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, कुछ भी खरीदता है ना सर, उस समय वो महंगा ही लग रहा होता है। लेकिन जब 5 साल बीत जाते हैं तो जो चीज़ उस समय महंगा लग रहा होता है वही चीज़ सस्ता लगने लगता है। ये किसी के साथ भी सर होता है, ये हमारे साथ भी, आपके साथ भी, जो सुन रहे हैं हमें उनके साथ भी, सबके साथ यही होता है सर। आज आप सोचिए ना, हमारे पापा ने अगर कोई ज़मीन आज से 30 साल पहले 20,000 की ली होगी सर, उनको भी वो महंगा लगा होगा। और आज अगर आप कोई 20 लाख की चीज़ खरीद रहे हो तब आज आपको वो महंगा लग रहा है, लेकिन आपका जो बेटा होगा ना सर, 20 साल बाद अगर वो देखेगा तो उस समय वो 2 करोड़ का होगा। ये बात तो सही है। और रियल एस्टेट में सर एक कहावत भी है, द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट वॉज यस्टरडे, और सेकेंड बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट इज़ टुडे। तो सर समय तो हमेशा ही सही है, कभी भी खरीद लीजिए रियल एस्टेट। ये बड़ी पते की बात बोला इन्होंने कि आप लोग हमेशा सोचते हैं ना कि प्रॉपर्टी लेने का समय क्या सही होता है, किस समय प्रॉपर्टी लेना चाहिए। तो हमेशा प्रॉपर्टी जब आज लेने के लिए सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं काश पहले ले लिए होते तो आज इसका रेट ये मिल जाता। और जब हम आज चूक जाते हैं ना तो फिर आने वाले वक्त में लेने के लिए फिर ये सोचना पड़ता है हर बार कि यार कैसे लें, दाम तो बहुत बढ़ गया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा जी। वो इसलिए भी पूछूंगा कि आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है, जैसे वास्तु ट्रेंडिंग में रहता है, वो ये कि लोग सोचते हैं कि एक काम करो कि रीसेल में जो मकान बिक रहा है ना उसको ले लो, नया लेने से बेहतर है रीसेल में ले लो। तो रीसेल का मकान लेना फ़ायदेमंद होता है, अच्छा होता है या नहीं? और दूसरी चीज़, जब हम रीसेल का मकान लेते हैं तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं? सर इसमें हम दोनों पॉइंट रखते हैं, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, दोनों हम ले लेते हैं। जब आप रीसेल का फ्लैट खरीदते हैं तो सबसे उसमें अच्छी बात जो होती है, लोकेशन आपका अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो 10 साल 15 साल पहले बना हुआ है, तो ऑब्वियस है आसपास चीज़ें डेवलप हो गई है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि जब आप रीसेल का घर खरीदते हैं, जिनको बेचना है घर, वो सेलर जल्दी में होते हैं, तो आपको निगोशिएशन का फ़ायदा वहाँ पे मिल जाता है। तीसरी चीज़ होती है कि चूँकि वो ऑलरेडी उसमें कोई ना कोई रह रहे होते हैं, तो प्रॉपर्टी का टाइटल डीड ये सब ऑलमोस्ट क्लियर होता है। ये सर फ़ायदे होते हैं रीसेल के, और उसके बाद वो आपको सस्ता भी मिल जाता है। मार्केट में नया फ्लैट लेते हैं उससे वो सस्ता मिलता है। जहाँ तक नुकसान की बात है, जब आप पुराना घर खरीदते हैं, रीसेल में घर खरीदते हैं, तो उसमें सर जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो पुराना होता है। प्लम्बिंग, सीपेज, वायरिंग, ये सब पुराने होते हैं, और सीपेज की बहुत बार ये समस्या देखी गई है। दूसरी चीज़, जब आप उस पर लोन लेंगे तो वैल्यूएशन आपको कम मिलेगा, जितना आपको लोन चाहिए उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि जनरली बैंक पुराने घर की जो वैल्यू है वो कम लगाती है। चूँकि चीज़ें पुरानी होती हैं तो उसमें आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा जाएगा, बार बार आपको चीज़ें ठीक करवानी आएगी। और अगर इमोशनल सेंटिमेंट्स की बात करें तो जो आपको नए घर में फ़ील होगा ना, वो उसमें नहीं होगा। क्योंकि जब आप 10 साल पहले कोई चीज़ बनी हुई है वो ख़रीद रहे हैं, और आज अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो सारी चीज़ें उसमें मॉडर्न होगी, चाहे फॉल सीलिंग हो, दीवार हो, हर चीज़ आपको नया मिलेगा, चाहे सैनिटरी फिटिंग हो। तो एक फील अलग आएगी घर लेने की या गृह प्रवेश करवाने की। और इसमें एक और चीज़ है जो मुझे लगता है, जैसे लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट बहुत पुरानी है, बार बार ख़राब होगा। तो रीसेल में और नए फ्लैट्स में यही सब सर मेन डिफरेंसेस होते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको 2-4 लाख ज़्यादा लगा के नया घर मिल रहा है, जिसमें सारी चीज़ें अप टू डेट है, मॉडर्न एमिनिटीज़ है, नए तरीके से बना हुआ है, सब चीज़ एकदम न्यू है, वहाँ जाना ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। लेकिन हाँ, अगर बजट ही हमारा कम है, हमारी फैमिली बड़ी है सर, 20 लाख हमारा बजट है, हमारी फैमिली बड़ी है, हमें चाहिए 3 BHK, लेकिन नया घर जो आप लेंगे उसकी कीमत है 40 लाख रुपए, तो आप कैसे उसको ले पाएंगे? आपको लेना तो फिर 20 लाख वाला ही पड़ेगा। तो फिर डिपेंड्स करेगा कि आपके पास कितने बजट हैं, फाइनेंशियली आप कितना आगे लगाना चाहते हैं पैसा उस पर। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अक्सर दिमाग में आता है, इस तरह का फ्लैट है, कोई 10 साल बाद 15 साल बाद बेच रहा है, जी,
जो ये फ्लैट्स होते हैं इनकी उम्र कितनी होती है? हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो आदमी हो या कोई भी चीज़ हो। जी। तो पता चला हमने भले ही 15 साल बाद ले लिया, हमको कम कीमत का मिल गया, और कम कीमत का मिलेगा तो उसमें मेंटेनेंस करवाना ही पड़ेगा। तो वो उसकी आयु कितनी होती है? कितने साल तक इस तरह के फ्लैट्स या कोई भी चीज़ चल सकता है? सर तकरीबन 50 से 60 साल का वेरिएशन रहता है कि इतना दिन जो उनका स्ट्रक्चर्ड है नीचे से वो स्ट्रांग रहता है। उसके बाद धीरे धीरे चूँकि सरिया होता है उसमें जंग लगने लगते हैं या सीपेज होती है, तो 50 से 60 साल आप मान के चलें कि जो बिल्डिंग अभी बनाई जाती है उसका रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। नहीं पर्सनल नहीं, ये तो आपने 50-60 साल बोला, बड़ी बात है। वरना पहले बुजुर्ग ये कहते थे कि किसी मकान की आयु लगभग 40 वर्ष रहती है। 40 जो पुराने तरीके से बनते थे, जी। 40 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू कर देता है। अब नई टेक्निक है, नई तरीके से आप लोग बना रहे हैं तो बात दूसरी है। बहुत सारी चीज़ें सर अब चेंज हो गई है। सरिया ज़्यादा लगने लगा है, पहले दीवारें अलग तरीके से बनाई हाँ, जाती थी, मिट्टी अब की अलग तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, नई नई चीज़ें आई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो पहले ही मेजरमेंट्स कर लेती है कि कितना सरिया डलना है, कितना ईंट डलना है, कितना कंक्रीट डलना है, कितना पत्थर डलना है, कितना बालू डलना है। तो वो सारी पहले से इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। मुझे क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास आदमी वो जो घर लेने से पहले जितने सवालों के बारे में वो सोचता होगा, मुझे लगता है कि उन सारे सवालों को मैंने लगभग पूछ लिया है। चाहे वो लोन से संबंधित हो, ज़मीन से संबंधित हो, फ्लैट से संबंधित हो, रीसेल से संबंधित हो, वास्तु से संबंधित हो, बिल्डर बायर के बीच में प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके बारे में बात हो। बात यह है कि घर लेना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन किस तरीके से और कहाँ लेना है ये मुश्किल है। दूसरी चीज़, इस पॉडकास्ट में मेरी वो व्यक्तिगत अपील होगी उन सभी लोगों से जो दूर दराज से आते हैं वो, और अपनी गाढ़ी कमाई कहीं ऐसे जगह जा कर के फंसा देते हैं जिसमें बाद में उनको कुछ नहीं मिलता और पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। कई बार अपने कुछ लोग गहने रख करके लेते हैं, कुछ लोग ज़मीन बेच करके लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो जैसा मुकेश जी ने बताया, उन बातों को अपने दिमाग में, अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। और अगर इनके आसपास होंगे तो ये भी आपके काम आ जाएंगे। इनसे सलाह लेनी हो तो भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़मीन और मकान लेने के लिए फ़ोन करें। आपके दिमाग में अगर कोई सही व्यक्ति लगता है, जो लगता है कि आपको सही राय दे सकता है, तो उससे राय लीजिए। लालच में फंसने से बचिएगा, क्योंकि बुज़ुर्गों ने भी कहा है कि लालच जो होती है वो बुरी बला होती है। तो आपकी कहीं गाढ़ी कमाई फंस ना जाए, उसके लिए ये पॉडकास्ट किया गया था। और मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी आपको मिल गई है। अगली बार जब आप कहीं कुछ लेने जाएंगे तो ज़रूर इन चीज़ों को जांचेंगे और समझेंगे। उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ सवाल आपके ऐसे हों जो मैं ना पूछ पाया हूं या मेरे दिमाग में ना आए हों। तो अगर आपको लगता है कि वो पूछना है और मुकेश जी से ही पूछना है तो कमेंट में लिख भेजिएगा। जैसा हर बार आप कहते हैं, अगर लगता है कि मुकेश जी के साथ पार्ट 2 की ज़रूरत है तो फिर से मुकेश जी को बुलाएंगे। कि आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब चाहिए और हम किसी से भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आप लिख भेजिएगा। तो आपके उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरी एक ही कोशिश होती है कि मेरे पॉडकास्ट को जब आप देखते हैं, आप 1 घंटे का समय देते हैं, तो आपके समस्याओं का समाधान आपको मिले। और आखिरी में फिर वही एक बात कहूँगा कि आप इंतज़ार करिए एक नए पॉडकास्ट का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।